नमस्कार, साधना की खास पेशकश सियासी एजेंडा में अरुण सक्सेना एक बार फिर आपके साथ हूँ। सिंधिया की साख अपनों ने बिगाड़ी साख। कमलनाथ का तख्ता पलट और उपचुनाव जीतकर सत्ता को मजबूत करने के बाद भी बीजेपी के लिए आगे की राह आसान नजर नहीं आ रही है। महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक को कैबिनेट में जगह मिलने से बीजेपी के कई नेता नाराज। नेताओं के सब्र का बांध टूटने लगा है और अब वे खुलकर खुले मंच पर विरोध करने से चूक नहीं रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराज को साथ लाकर बीजेपी ने जैसे तैसे मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी तो कर दी, मगर इस साथ से पार्टी के भीतर विरोध अब टूटने लगा है। कई विधायक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और अब उनका गुस्सा पार्टी ही नहीं बल्कि लोगों के सामने भी आने लगा है। अजय बिश्नोई शिवराज सरकार में कई बार मंत्री रहे। ये बात और है कि पिछला चुनाव वो हार गए थे, मगर इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से वे खुलकर पार्टी की कथनी और करनी को बताने में चूक नहीं रहे। ताजा ट्वीट में जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। अजय बिश्नोई का ये कोई पहला ट्वीट नहीं जिसने मुश्किलें खड़ी की है। इससे पहले भी वो कई बार अपना दर्द जता चुकी है। कैबिनेट विस्तार में इस बार विंध्य के नेताओं को ज्यादा उम्मीदें थी, मगर कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से केदारनाथ शुक्ला और गिरीश गौतम भी अपनी बात रखने में नहीं चूके। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान न उठाना पड़े, इसीलिए वरिष्ठ नेताओं को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि बीजेपी के नेता इस तरह के मनमुटाव से इंकार कर रहे हैं और सब कुछ ऑल इज वेल ही बता रहे हैं। गुटबाजी कांग्रेस में होती है, खेमेबाजी कांग्रेस में होती है और कबीले कांग्रेस में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आके शामिल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंग है। वो भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार के लोगों की चिंता करती है। मुझे लगता है कि जिस तरह की गुटबाजी कांग्रेस में होती है, इसलिए कांग्रेस को हर जगह गुटबाजी नजर आती है। बीजेपी में अंदर मची उथल पुथल पर कांग्रेस को सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। कांग्रेस का कहना है कि यही बीजेपी की कथनी और करनी है। देखिए, अजय बिश्नोई जी लगभग एक विसल ब्लोअर की भूमिका में आ जा चुके हैं और अपनी पार्टी को लगातार वे ब्लो कर रहे हैं। अजय बिश्नोई जी ने ये चुनौती दी है शिवराज सिंह चौहान जी को कि यदि हो सके, यदि उनके लिए संभव हो, यदि सिंधिया जी उनको अनुमति दे दें तो जो फड़फड़ाते हुए इलाके हैं उन इलाकों की वे जिम्मेदारी लें और अजय बिश्नोई जी जैसे कार्यकर्ता जिनका कि हक मार करके सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल में डाला गया है, उन इलाकों के लोग जो मेरिट के आधार पर भी क्वालिफाई होने के बाद भी इनके मंत्रिमंडल में बीजेपी के कार्यकर्ता आने से वंचित हो गए हैं, उन इलाकों की जिम्मेदारी लेकर के दिखाएं और अब संगठन चला के दिखाए दें। ये सीधी सीधी चुनौती अजय बिश्नोई जी ने शिवराज सिंह चौहान को दी है। शिवराज कैबिनेट में अब सिर्फ 4 विधायकों को ही और मौका मिल सकता है, यानी कि 1 अनार और 100 बीमार। ऐसे में विरोध होना तो स्वाभाविक है और आने वाले समय में भी इसका कोई ठोस हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीजेपी सिंधिया के वसूलों पर कोई आंच डालकर मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती और अपने नेताओं की नाराजगी 2018 चुनाव में हार के तौर पर पहले ही झेल चुकी है। यानी कि बैलेंस करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज डेस्क, साधना न्यूज। सिंधिया का साथ अपनों ने बिगाड़ी साख, और इसी मुद्दे पर ज्यादा बहस के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उमेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम पांडे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, मैं आपके पास आना चाहूंगा उमेश जी। कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस किस मुंह से आरोप लगा रही ये समझ से परे है। कांग्रेस अपने घर को नहीं देख रही है, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है और पार्टी के बीच में अपनी बात रखते हैं। उस बात को पार्टी सुनती है और पार्टी सुनने के बाद मंथन करने के बाद उसमें से हल निकालती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, कांग्रेस के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और रही बात ज्योतिराज सिंधिया जी की, तो ज्योतिराज सिंधिया जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं
और वो जो है हमारे परिवार के हैं। उनके अब इन कांग्रेस का कहना कि ज्योतिराज सिंधिया जी आके गणित बिगाड़, ज्योतिराज सिंधिया जी कोई गणित नहीं बिगाड़े हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनकी दादी जी हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य रही हैं और वो देर से ही सही पार्टी में आए। उनका पार्टी ने हाथों हाथ स्वागत किया उनका, और ससम्मान जो है हमारे मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है। उसमें जो है आप ये भी पूर्व में देखे होंगे 3 तारीख को, आगे भी जो समय आ रहा है। पर उमेश जी, विषय वही है कि सब परिवार के लोग हैं, दादी भी थी, बुआ भी हैं, विषय तो ठीक है, लेकिन जो आरोप हैं आप ही की पार्टी के लोगों का जो दर्द छलक के आ रहे हैं, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, तो दर्द तो फिर भी है। जैसे अजय बिश्नोई जी का दर्द सामने आ गया, तो कहीं ना कहीं केवल और केवल एक सिंधिया जी की जो दबाव की राजनीति चल रही है। आप बोल रहे हैं मंत्री बनाया है तो वो भी उन्हीं के लोगों को बनाया, तो दर्द तो है कहीं ना कहीं। देखिए अरुण जी, रही बात जो है बिश्नोई जी का, बिश्नोई जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और स्वाभाविक है पार्टी में और हमारे परिवार में सबको बात रखने का अधिकार, और सब बात रखते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं रखते हैं। अब उसको कांग्रेस किस वे में ले जाती है, वो कांग्रेस की सोच है, हमारी सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। वो अपने घर को ठीक करे, भारतीय जनता पार्टी अपने घर को ठीक करना जानती है, और हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं चलती है। हमारे यहाँ सामूहिक जो है निर्णय लिए जाते हैं, सामूहिक जो है कार्य किए जाते हैं। और आप देखो कि मुख्यमंत्री जी जो है टेक एक्शन मूड में आ गए हैं, और अभी जो है जो 3 वर्ष का कार्यकाल बचा है। चलिए जान लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी जुड़े। पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर पांडे, सुन पा रहे हैं आप? चलिए जी पांडे जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए फिर से एक बार मैं आप ही की तरफ आ रहा हूं उमेश जी, कि कांग्रेस लगातार इन्हीं मुद्दों पर आपको घेर रही है, आपसे मतलब भारतीय जनता पार्टी को। ये जो ट्विटर के माध्यम हो, पेपर में बयान के माध्यम हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, दूसरी चीज यहाँ ये भी आ रही है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें जो बड़े बड़े क्षेत्र है, खासतौर पे विंध्य, वहां से जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाने के कारण खासी नाराजगी देखी जा रही। तो कहीं आगामी जो चुनाव है, जैसे नगर निगम है और पंचायत चुनाव है, तो उनको टाले जाने के पीछे भी यही कयास लगा रही है कांग्रेस। एक्चुअल कांग्रेस की दुर्दशा पे हम लोग को हंसी आती है। कांग्रेस अपने परिवार को, अपने घर को नहीं देखी, और जो आज जो है कांग्रेस की दुर्दशा है, समझ लो, उस पे जो है हम लोग को रोना आता है कि आप लोग कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि इनकी सोच ही गंदी रही है, इनकी नीयत ही गंदी रही है। ये सरकार में 2018 में आते हैं और जमुरी मैदान से जो है गंगा जल्ले के वचन लोगों को देते हैं, किसानों को वचन देते हैं, और वही किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हो। उन्हीं किसानों को आप झूठा बोल रहे हो, उन्हीं किसानों को कह रहे हो कि नहीं हम विधानसभा का घेरा। अरे ये सब क्या तमाशा है? आप अपने पार्टी का ख्याल रखो, आप अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखो, और जनता आपको माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ने अभी बीच में जो आपने उपचुनाव हुआ है 28 विधानसभा सीटों पे, उसमें भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस को नकार दिया है। यदि कमलनाथ जी के द्वारा अच्छा कार्य किया गया होता तो जनता हाथों हाथ लेती। हम लोग से कुछ गलतियां हुई थी 2018 में, उसका परिणाम हम लोग को जो है 2019 में पुनः जो है 2020 में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हमको फिर से जो है जनता ने पूर्ण बहुमत। पर तिवारी जी आरोप तो फिर भी लगे हैं खरीद फरोख्त के, बड़े बड़े करोड़ों के जो है विधायक खरीदे गए हैं, और बहुत सारे आरोप लगे हैं। आप खुद भी देख रहे हैं, कई बार हम और आप इस विषय पे यहाँ बातचीत भी कर चुके। अरुण जी एक चीज बताइए, कांग्रेस का विषय तो कुछ बचा नहीं है, उनका काम केवल आरोप लगाना है, और जनता भी उनसे ऊब गई है, क्योंकि अनाप शनाप बगैर हाथ पैर का आरोप लगाते हैं, जिसका कोई उनके पास न तो कोई प्रूफ होता है, न कोई डॉक्यूमेंट होता है। उनको केवल मुंह खोले और बोल दिए कि भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाना है। वो तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितने भी अच्छे कार्य किए जाए उस पर भी आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनकी धरातल, उनकी जमीन खिसक चुकी है। अब उनके पास कोई विषय बचा नहीं है। अब विषय नहीं बचा तो करे क्या? उनको जीवित रहने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए उनको भी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना है। तो हम लोग उनके आरोप की परवाह नहीं करते। जी, जान लेते हैं, जुड़े हुए हैं अभी तक कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे। डॉक्टर राम, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए तिवारी जी, कुछ तकनीकी खराबी है। एक बार फिर से जो कांग्रेस के आरोप है या राम पांडे जी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता ने बोला है, अपन फिर से बात कर लेते हैं कि कैबिनेट का जो स्वरूप होना चाहिए वहां केवल 4 मंत्रियों को और लिया जा सकता है। ऐसे में जो एक फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, नाम भी बहुत ज्यादा है, कई बार बात हुई। तो कैसे आपकी सरकार के मुखिया मैनेज कर पाएंगे? देखिए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी
सब व्यवस्थाओं पे खरे उतरते हैं। आप ये देखो, किसी पुत्र हैं, किसान पुत्र हैं वो, और वो 15 साल पूर्व में भी आपने देखा सरकार चलाए हैं, उनको अनुभव है और उनका विशेषाधिकार है किसको अपने टीम में रखना है, किनको नहीं रखना, तो उनका विशेष अधिकार है। उस अधिकार पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। रही बात जो है, हमारे पार्टी में सामंजस्य, हमारे पार्टी में आपस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है और न हमारे यहाँ गुटबाजी होती है। ये आप सभी बहुत सालों से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और मीडिया में गाहे बगाहे कांग्रेस के लोगों को काम कुछ होता नहीं तो वो उठाकर एक जो है सगुफा छोड़ देते कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी। भारतीय जनता पार्टी में कभी गुटबाजी नहीं, कांग्रेस में हम गुटबाजी गिना देते हैं। सबकी अलग अलग टीमें हुआ करती थी और अब तो वो भी भिन्न भिन्न हो गई, वो भी छिन्न भिन्न हो गई। तो मेरा कहने का मतलब, आप अपने परिवार का ख्याल रखो, कांग्रेस का ख्याल रखो। भारतीय जनता पार्टी पे आपको आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं, क्योंकि आपने अपने नैतिक अधिकार को खो दिया है। चलिए, नैतिक अधिकार खो दिया है ऐसा कहना है। डॉक्टर राम पांडे मित्र आपके लगातार कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपना नैतिक अधिकार खो दिया है, आरोप लगाने का अधिकार खो दिया है। साथ ही जो कबीले होते हैं, जो गुट होते हैं, वो कांग्रेस की देन होती है, कांग्रेस की परंपरा होती है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार होता है, परिवार की भांति काम करती है। जी जी जी, कांग्रेस ने नैतिक अधिकार खो दिया है, तो ये क्या राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, इन्होंने संविधान लिखा है जो कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं। और मैं डिबेट में आ नहीं पाया था, उसके आगे क्या क्वेश्चन है वो आप मुझे बता दीजिए। जी, काफी लंबा समय से ये चल रहा था कि कांग्रेस आरोप लगा रही है जो सिंधिया का साथ अपनों ने बिगाड़ी साख। ये आज हमारा बहस का मुद्दा था, चूंकि तकनीकी खराबी के कारण आपसे जुड़ नहीं पाए थे। आपके विद्वान मित्र जो भाजपा प्रवक्ता है उमेश तिवारी जी, वो कह रहे थे कि ये सब कांग्रेस की परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक शुचिता वाली पार्टी होती है, परिवारवाद होता है। और जहां तक सिंधिया का प्रश्न है, तो उनकी जो दादी है वो भारतीय जनता पार्टी में थे, उनकी जो बुआ है वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको आत्मसात कर लिया और उनने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आत्मसात कर लिया है। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। 1857 में अंग्रेजों ने आत्मसात किया था सिंधिया जी को, अब शिवराज जी ने आत्मसात कर लिया है। और पहले दिन से ही आप कहानी देखिए, बेंगलोर से लौटने के बाद जो 4 मंत्री बनाए थे, 2 सिंधिया समर्थक थे, विधायक नहीं थे। उसके बाद पूरे दुनिया के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में 14 मंत्री ऐसे थे जो विधायक नहीं थे। अब इसको सिंधिया का दबाव कहेंगे या शिवराज का जो विभीषण प्रेम है, जो शिवराज जी उनको प्रेम से विभीषण बोलते हैं और शिवराज जी सिंधिया जी उनको बोलते हैं मेरा मुख्यमंत्री। वो भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बोलते हैं। अभी 2-4 दिन पहले देखिए 2 मंत्री बनाए हैं, वो सिंधिया जी के दबाव में बनाए हैं या उस समय डीलिंग थी। और इनका अनुशासन देखिए, विश्नोई जी कह रहे हैं कि भाई रीवा, जबलपुर, बिंद और महाकौशल से कोई नहीं बनाया, सारे ग्वालियर चंबल के बना दिए। अब वो विश्नोई जी की क्या गलती है, उनको मानना चाहिए, क्योंकि विश्नोई जी किसी डीलिंग में शामिल नहीं थे, वो बेंगलोर नहीं गए थे, ना उन्होंने विधायकों को खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया था, ना वो बिकने में थे, ना खरीदने में थे। मंत्री कौन बने हैं? देखिए आप, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, भूपेंद्र सिंह जी हो, अरविंद भदौरिया हो या सिंधिया समर्थक हो, या तो सारे बिकने वाले हैं या जो खरीदने में जिन्होंने पैसे का अरेंजमेंट किया या बेंगलोर से जो इस्तीफा लेकर आए थे, तो सारे बंद है। तो पहले दिन से ही देखिए, जैसे ही तुलसी सिलावट जी मंत्री बने थे, उन्होंने अपने भाई को शिक्षा विभाग में डायरेक्टर बनाया। अभी 2 दिन पहले देखिए 1000 डॉक्टर को बाईपास करके सुरेंद्र चौधरी जो प्रभुराम चौधरी है, नीरज चौधरी, डॉक्टर उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया। तो वो जो मंत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं, और सारे मंत्री वही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हो या सिंधिया समर्थक है, सारे मंत्री खरीद फरोख्त में शामिल थे, वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, सिंधिया भी वही है। तो इससे पूरा नुकसान हमारे प्रदेश को हो रहा है, प्रदेश की जनता को हो रहा है। और अजय बिश्नोई जी जैसे भारतीय जनता पार्टी में केवल वही लोग मंत्री नहीं बनाए गए हैं जो खरीद फरोख्त में शामिल नहीं थे। चलिए तिवारी जी, चूंकि आप आ गए हैं, बिल्कुल स्टैंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, प्रवक्ता हैं डॉक्टर राम पांडे जी, क्या कहेंगे? फिर से पूरा के पूरा जो है उन्होंने गेम मोड़ दिया है आपकी तरफ। देखिए, राम पांडे जी हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कांग्रेस को आरोप लगाना है, कोई काम बचा नहीं फुर्सत में। अब फुर्सत में सरकार भी चली गई है। यदि यही जनता की चिंता किए होते 15 माह में, यही किसानों की चिंता किए होते, युवाओं की चिंता किए होते, बेरोजगारों की चिंता किए होते और उद्योग की चिंता किए होते, शायद इनकी सरकार। तिवारी जी थोड़ा सा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी राम जी, मेरा ये कहना है कि आप हमारे बड़े भाई हैं, मेरा ये कहना कि 15 माह के सरकार में आदरणीय कमलनाथ जी युवाओं की चिंता किए होते,
बेरोजगारी की चिंता किए होते, किसानों की चिंता किए होते, जो राहुल गांधी जी जमुई मैदान में गंगा जल लेके वचन दिए थे कि यदि हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री को 10वें दिन हटा देंगे। ये आप बताओ, ये कहे थे कि नहीं? नहीं तो वो मैं आपको दिखा दूं कि हाँ कहे थे। लेकिन कमलनाथ जी 15 माह में किसी भी ब्लॉक स्तर पे या किसी भी जिले में किसानों के लिए कोई सम्मेलन किए हों कि हाँ हमने आपका ये कर्ज, इतने इस जिले में किसान है या इतने इस ब्लॉक में किसान है, हमने इनका कर्ज माफ कर दिया है, तो मैं जानूं वो तो कुछ किए नहीं। अब नहीं किए तो जनता ने उनको नकार दिया। भाई 28 उपचुनाव में जनता ने आपको सिरे से नकार दिया कि आपने जो है पूर्व में हम लोग से गलती हो गई थी, हमने जो 15 माह की आपको सरकार दिए थे, आप उस सरकार पे खड़े नहीं उतरे, तो अब मैं पुनः जो है 28 उपचुनाव जो है आपको जीतने नहीं दूंगा। ये जनता ने तय किया है। हम आप दोनों मैदान में थे, जनता ने तय किया भारतीय जनता पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वयं का निर्णय है, वो किसको अपने टीम में रखते हैं, किसको नहीं रखते, उनका विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री विशेषाधिकार है। डॉक्टर राम पांडे, तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं और साथ में 15 महीने में जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे हैं, यदि वो कुछ लोगों की चिंता करते, खासतौर पर युवाओं की और उद्यमियों की, तो ये स्थितियां ना आती, सरकार नहीं गिरती। जी 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 जी, ये इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कमलनाथ जी ने परमाणु विस्फोट कर दिया हो। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की थी, आज वो 6 रुपए 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली है। मिलावटखोरों पर कार्रवाई की थी। मेट्रो ट्रेन का काम शुरू कर दिया था भोपाल और इंदौर में, और विधानसभा में शिवराज जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया विधानसभा के अंदर, क्योंकि विधानसभा के अंदर झूठ बोलना मुश्किल होता है, कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। मतलब इनके पास एक भी ठोस आधार नहीं है। अब ठीक है, अब ये बोलेंगे क्या, क्योंकि ये आप और पूरा विश्व और सब जानते हैं कि ये सरकार 35 करोड़ के लालच में गिराई थी, और ये सिंधिया जी और शिवराज जी दोनों इसमें मैन शामिल थे। अब शिवराज जी जो कर रहे हैं, सिंधिया जी के बोलने से कर रहे हैं, शिवराज और सिंधिया क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं, झुका रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन इसके कारण पूरे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। किसी भी मंत्री पर कोई लगाम नहीं है, वो अपने विधायकों को प्रमोट, भाइयों को प्रमोट कर रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है। अब आप देखिए, अभी जो इनकम टैक्स की जांच केंद्र सरकार ने भेजी हुई है, उसमें शिवराज सरकार के मंत्री हैं, उन मंत्रियों से इस्तीफा नहीं लिया और 4 बेचारे आईपीएसओं पर इन्होंने FIR कर दी। जब 4 IPS अधिकारियों पर FIR कर दी, तो इन मंत्रियों पर भी FIR होनी थी, इनसे भी इस्तीफा लेना चाहिए था। तो शिवराज जी जो है पूरी तरह से, जो विधायक बेंगलोर में बंद थे उनके आगे नतमस्तक है, क्योंकि वो विधायक इनको बार बार धमकी देते रहते हैं कि भाई यदि हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम सारी पोल खोल देंगे। और वो विधायक तो ऐसे हैं, वो रिपोर्ट तक शिवराज जी को नहीं करते हैं, वो रिपोर्ट सिंधिया जी को करते हैं। वो अपना मुख्यमंत्री शिवराज को नहीं मानते हैं, वो अपना मुख्यमंत्री सिंधिया को मानते हैं। चलिए, पूरा नुकसान बिल्कुल। तिवारी जी, एक गंभीर आरोप है कि जो मुख्यमंत्री हैं आपके, उनको रिपोर्ट नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं जो शिव का सिंधिया प्रेम है उसके आगे जो है सारी की सारी मशीनरी नतमस्तक है। फिर से आरोप दिया है आपके ऊपर। नहीं, एक्चुअल क्या है, राम पांडे जी का पीड़ा झलक रहा है। जैसे कमलनाथ जी करते थे, एक्चुअल क्या है, किसी मंत्रियों से मिलना नहीं होता था उनका, किसी प्रकार का बैठक नहीं होता था, विधायकों को समय नहीं देते थे। यहाँ तो हम तो चाय पे बैठा के सुबह सुबह चर्चा करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं कि आइए बैठिए, आपके विभाग में कोई तकनीकी दिक्कत हो, कुछ भी बात जी, आप ही के लोग नाराज, ये अजय बिश्नोई जी आप ही के सरकार के पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री रहे, तो ये कहीं ना कहीं यदि इनको नहीं संभाल पा रहे हैं, दर्द सामने आ तो रहा है। मैं आपसे बता दूं, देखिए 4 जो है मंत्रालय खाली है, 4 विभाग खाली है। अब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो किनको लेना है किनको नहीं लेना, उनका विशेषाधिकार है। मेरा ये कहना है कि ये पीड़ा जो हमारे भाई अभी राम पांडे जी बोल रहे थे, उनकी पीड़ा है कि कमलनाथ जी जैसे लोगों से नहीं, शिवराज जी तो सबसे मिल रहे हैं ना। आप ये देखो कि हमारे विधायक कभी भी आए, मुख्यमंत्री निवास खुला हुआ है, बैठ के उनसे चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री निवास पे भोजन कर रहे हैं साथ में, और उसके बाद अपनी जो भी उनके क्षेत्र के विकास की बात है उसकी चर्चा करते हैं, और मुख्यमंत्री जी सहज हृदय से जो है उनके विकास के कार्य करा रहे हैं। अब ये पीड़ा कांग्रेस के लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री, वो संतुष्ट हैं और वो कार्य कर रहे हैं और जनता खुश है। आप जनता से फीडबैक लो ना।
प्रवक्ता जी तो कहेंगे ही कांग्रेस के कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं कर, भाई वो नहीं कहेंगे तो फिर पार्टी उनके ऊपर डांट लगाएगी ना कि आप चैनल पे गए और आप जो है पार्टी की गुणगान नहीं करोगे, बीजेपी पे आरोप नहीं लगाओगे, तो कैसे हो सकता है। आप जनता से फीडबैक लो ना, जनता आपको बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है कोरोना काल के समय से मार्च से और निरंतर कार्य कर रही है और निरंतर कार्य दिख रहा है कि हाँ कार्य कर रही है। डॉक्टर राम पांडे, आरोप की झड़ी फिर से आई और साथ में ये कहने की कोशिश भी की गई है कि इनके मुख्यमंत्री सबको चाय पे चर्चा के लिए बुलाते हैं और जो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो एनेक्सी में बैठ के, वल्लभ भवन में बैठ के जो है लोगों से नहीं मिलते थे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इसमें बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, वो काम करता है। और जो मूर्ख होता है, मतलब मूर्ख से मतलब जिसमें बुद्धि कम होती है, वो मुंह ज्यादा चलाता है। आप देखिए, अब्दुल कलाम बुद्धिजीवी थे, मनमोहन सिंह बुद्धिजीवी थे, कमलनाथ जी भी बुद्धिजीवी है, मोदी जी के बारे में आप जानते हैं, शिवराज जी के बारे में आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के मुंह चलाने के बारे में जानते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो इंसान बुद्धिजीवी होता है, योग्य होता है, वो काम करता है, जो अयोग्य होता है वो मुंह चलाता है, नौटंकी करता है। उसका मैं प्रमाण आपको देता हूँ। 28 विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, जहाँ 28 विधानसभा में शिवराज जी गए थे वहां चुनाव प्रचार करने के लिए और काफी घोषणाएं की थी, कुछ काम भी शुरू कर दिए थे चुनाव जीतने के लिए। 28 की 28 विधानसभाओं के सारे काम रोक दिए गए। जो बजट पास किया था वो वापस ले लिया गया है। मैं अभी ग्वालियर पूर्व विधानसभा से बोल रहा हूँ, यहाँ का 16 करोड़ रुपए का जो यहाँ के काम सैंक्शन किए थे वो वापस लिए जा चुके हैं। जितने भी काम सैंक्शन किए थे वापस, तो ये सीएम हाउस में जो मंत्रियों को बुला रहे हैं तो ये नौटंकी नहीं है तो क्या है। जब उन मंत्रियों के, उन विधायकों के क्षेत्र में ऑलरेडी जो सैंक्शन काम है वो नहीं हो रहा है और फिर 25,000 पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं, वो 25,000 घोषणाओं को पहले ही पूरा कर दो तो जितने भी मंत्रियों को बुलाया जा रहा है सारे काम हो जाएंगे। मध्य प्रदेश अमेरिका से अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर पांडे घोषणा कर चुके हैं कि उन्हीं पर काम कर दिया जाए तो ये मंत्रियों से चाय पर चर्चा करने की जरूरत है ही नहीं। आपके आरोपों का जवाब लेते हैं, पर एक प्रश्न यहाँ फिर से उठा है कि आपने आरोप लगा दिए है कि मुंह चलाने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ये भी सामने आ रही है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, पैन इंडिया जो है उनके कार्यों की समीक्षा की जाती है और उनको आइडियल मुख्यमंत्री माना जाता है। तो कौन मानता है आइडियल मुख्यमंत्री? कोई भी बुद्धिजीवी नहीं मानता देश। चलिए ठीक है, ये जो है ना डंका और नौटंकी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए शब्द बने गए हैं और इन्हीं के जो अंधभक्त हैं वो इनको आइडियल बना देते हैं, विश्व गुरु बना देते हैं, ब्रह्मांड का नेता बना देते हैं, यहाँ तक कि भगवान तक इनको बना देते हैं। लेकिन कोई भी बुद्धिजीवी इंसान को नहीं, इनको स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये पूरे देश के बुद्धिजीवियों को अर्बन नक्सली बोलते हैं। चलिए तिवारी जी, अर्बन नक्सली बोलते हैं पूरे बुद्धिजीवियों को, आपके ये जो नाम गिनाए हैं डॉक्टर पांडे ने। एक्चुअल राम पांडे जी का दोष नहीं है, कांग्रेस बुद्धिजीवियों से भरी पड़ी है, बड़ी दिक्कत है, इसलिए कांग्रेस की पतन हो गया। एक्चुअल बुद्धि ज्यादा हो ना तो विनाश का कारण हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को समझते ही नहीं है। राहुल गांधी जी स्वयं बहुत बुद्धिमान है, आदरणीय सोनिया जी बहुत बुद्धिमान है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बुद्धिमान है ही। वो बोले ना कि वो कम बोलते थे और काम भी नहीं करते थे, वो इनको भी पता है कि रिमोट से सरकार चलती थी यूपीए की, इनको भी राम पांडे जी को भी पता है सरकार कौन चलाता था, तो बोलने की हिम्मत कैसे करें। आपको तो पुतले की तरह बैठा दिया तो आप बैठे रहे, आपको बोलने का अधिकार ही नहीं दिया गया। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो अभी आज के वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, वो एक एक जन के प्रिय नेता है। आप सर्वे करवा लो, जन के प्रिय नेता है। कांग्रेस से रही सही नहीं तो किसानों को बरगलाने का काम करने लग गई, चूंकि आपका पंजाब में सरकार है कांग्रेस की, आप जो है राजस्थान में सरकार है, आप वहां जा जाके किसानों को धमका रहे हो कि नहीं साथ देना है, नहीं ये करना है, और आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है विदेश दौरे पे निकल गए, माता जी की स्वास्थ्य खराब है। आप लोग इतने बुद्धिमान हो कि माँ और पिता का भी चिंता नहीं कर सकते हो। आप भाई भारतीय जनता पार्टी को आप मूर्खों की संज्ञा दे रहे हो, तो जनता हमको बुद्धिजीवी समझती है, जनता हमको समझदार समझती है। आपके निगाह में हम मूर्ख ही सही, हम आपके निगाह में मूर्ख ही सही राम पांडे जी, लेकिन जनता तो हमको समझदार समझती है। जनता जनहितैषी समझती है भारतीय जनता पार्टी को। हम जनता के सेवक हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। चलिए डॉक्टर पांडे, विनम्रता पूर्वक आपके जो आरोपों को स्वीकार किया है, लेकिन साथ में बड़ा जो वर्ग है, बड़ा संवर्ग है, उसको अपना हितैषी बताते हुए हमको वो लोग मानते हैं जो सर्वहारा है, ऐसा कहना है। आपसे संक्षिप्त कमेंट चाहूंगा चूंकि समय हो चुका है। देखिए, हिटलर का आपने नाम सुना होगा, माओ का सुना होगा, मुसोलिनी का सुना होगा। ये बड़े भावुक, मनमोहक,
भाषण देते थे और देश प्रेम और राष्ट्रवाद की बात करते थे और पीछे से उन्हीं लोगों की गर्दन काट देते थे। तो वही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि जो भाषण होता है वो बड़ा मोहक होता है, भावुक होता है और फिर गर्दन काटती है। जैसा कि आपके सामने उदाहरण है कि दिल्ली में लाखों किसान पड़े हुए हैं, उनसे बात करने का समय नहीं है और बंगाल, तमिलनाडु, हैदराबाद, पता नहीं कहाँ जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, लाखों LED लगाकर बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसान बताकर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का जो अन्नदाता है जिसके कारण हम जन जीवित हैं उनसे बात नहीं कर रहे। और जहां बुद्धिजीवी की बात है, ये सत्य बात है कि जो ज्यादा बोलता है वो मूर्ख होता है। अब बताइए, अमित शाह जी बोलते हैं कि 1857 की क्रांति में वीर सावरकर थे, वो मोदी जी कहते हैं कि नाली की गैस से चाय बनाओ। ये ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, हजारों एग्जाम्पल है। और ये शाश्वत सत्य है कि जो बुद्धिजीवी होता है वो जरूरत पड़ने पर बोलता है और जो मूर्ख होता है हमेशा मुंह चलाता है। शिवराज सिंह जी 25,000 बार मुंह चला चुके हैं और मोदी जी के बारे में भी आपको पता है 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 15-15 लाख हर एक के खाते में आएंगे। डॉक्टर पांडे, कई बात जी आपको रोकूंगा चूंकि समय हो चुका है, विषय बड़ा बृहद था और समय हमेशा की तरह कम। खैर, जो विषय था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो बुजुर्ग नेता जो अब कहीं मंत्रिमंडल में या अन्य संगठन मतलब अपने ही संगठन में पदों पर जगह नहीं मिल पा रही, तो वो परेशान होकर ट्वीट कर रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल डैमेज कंट्रोल का उभर कर आता है। खैर, ऑल इज वेल की पॉलिसी लागू है, कुछ नेताओं को जिम्मा सौंपा गया। देखना है आने वाले समय में क्या होता है। फिर किसी दिन इसी विषय पर बैठेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।